नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वन वीडियो वन टॉपिक में भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 सेवा क्षेत्र वृद्धि एवं विकास। एकदम जो आपके काम के जो आंकड़े हैं वो देखेंगे, क्योंकि वैसे जो है बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है टॉपिक, लेकिन जो अपने काम की चीज है वो इसमें देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका वित्त वर्ष 2026 है, वित्त वर्ष 2026 इसके अंदर जो है सेवा क्षेत्र की जो वास्तविक वृद्धि दर है, क्या वास्तविक वृद्धि दर वो कितनी रही है? तो सेवा क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर रही है आपकी 9.1%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक वृद्धि दर की बात करें तो ये 9.1% रही है। देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन अपन जो मुख्य मुख्य बातें देख लेते हैं और एक बार जो है सुनी हुई चीज ज्यादा याद रहती है। दूसरी बात जो है, भारत जो है ना वो सेवाओं का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। सेवाओं का 7वां, कौन सा 7वां सबसे बड़ा निर्यातक, सबसे बड़ा निर्यातक। एक ये चीज ध्यान में रखनी है, यहां से कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि भारत जो है सेवाओं का कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक है, तो 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। जो 2024 है, 2024 में जो है भारत जो है 4.3% जो है योगदान देता है किसमें? सेवा निर्यात में, पूरे विश्व में। ठीक, यह आपको ध्यान में रखना है, सन भी 2024 याद रखनी है। फिर बात आ जाती है अपनी सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह की। तो सर्वाधिक एफडीआई जो आपका प्रत्यक्ष निवेश जो है विदेशी निवेश है उसका, तो सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह प्राप्त करने वाला सेक्टर ही है। प्राप्त करने वाला सेक्टर कौन? सेवा सेक्टर वाला सेक्टर। और जो है कुल एफडीआई का जो है ये 53.5% प्राप्त करता है। कितना? 53.5%। तो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला कौन सा सेक्टर है आपका? सेवा क्षेत्र। ठीक, फिर आपका चलता है भारत का सेवा व्यापार। जो भारत का सेवा व्यापार है, भारत का सेवा व्यापार, और भारत का जो सेवा व्यापार है आपका वो जीडीपी का 14.6% है। कितना? 14.6%। किसका? जीडीपी का। क्या? भारत का सेवा व्यापार। ये एक ध्यान रखना है। दूसरी बात यहां से जो एक और याद रखनी है वो मैं बता देता हूं। जो एफडीआई का प्रवाह है वो कौन से क्षेत्र में ज्यादा है? एफडीआई का प्रवाह मतलब जो सेवा क्षेत्र है उसके अंदर एफडीआई सर्वाधिक कहां आती है? तो नंबर 1 पर इसमें आता है ऊर्जा एवं गैस आपूर्ति। ऊर्जा एवं गैस आपूर्ति। ठीक है, इसमें सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त होती है सेवा क्षेत्र में। 2 नंबर आता है सूचना व संचार। सूचना एवं संचार, ये 2 नंबर पर आता है। 3 नंबर पर जो आपका आता है वो आता है निर्माण। ठीक है, और 4 नंबर पर आता है परिवहन। ये जो है सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले 4 प्रमुख जो क्षेत्र हैं। नंबर 1 है ऊर्जा एवं गैस आपूर्ति, नंबर 2 है सूचना एवं संचार, नंबर 3 निर्माण, और नंबर 4 है आपका परिवहन। ठीक है, और वैसे सेवा क्षेत्र जो है सर्वाधिक जो एफडीआई प्राप्त करने वाला क्या है? सेक्टर है। अब बढ़ते हैं और आगे। फिर अगली जो बात आपको याद रखनी है वो रखनी है कि जो भारत की जीडीपी है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, भारत की जीडीपी, तो भारत की जीडीपी में वित्त वर्ष 2026 की अगर बात करें, मैं सेवा क्षेत्र के योगदान की बात करें तो सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो आपको याद रखना है, ये है 53.6%। एक चीज ये याद रखनी है कि भारत की जीडीपी में वित्त वर्ष 2026 की बात हो रही है, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 53.6% है। और इसमें भी सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक जो है आपका वित्तीय रियल इस्टेट, ठीक है, और पेशेवर जो सेवाएं हैं उनका योगदान से जो है पेशेवर सेवाएं, इनका क्या है? सर्वाधिक योगदान है। सर्वाधिक योगदान, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो है यही आपको जो है अच्छा करवाने में मदद करती है। जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 है इसकी जो पहली 6 माही है, पहली 6 माही, इनको अलग से याद रख लेना। पहली 6 माही में जो है इसकी वृद्धि दर जो है वो 9.3% क्या है? वृद्धि दर। तो ध्यान रखना, भारत की जीडीपी में वित्त वर्ष 2026 में सेवा क्षेत्र का योगदान 53.6% है, और सर्वाधिक योगदान किसका है? वित्तीय रियल एस्टेट पेशेवर सेवाओं का।
ठीक है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली छमाही है उसमें 9.3% की क्या है, वृद्धि है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना। फिर एक आता है आपका नीति आयोग की रिपोर्ट। किसकी? नीति आयोग रिपोर्ट। एक मिनट, नीति आयोग रिपोर्ट। जो काम की चीज़ है वो देखेंगे अपन, जो मैं जो है छांट के लाया हूँ इसको 2-3 जो है जगह से। तो देखो नीति आयोग रिपोर्ट जो आपका, इसमें जो है कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र का योगदान, जो कुल रोजगार है उसमें जो सेवा क्षेत्र का योगदान है वो कितना है, सेवा क्षेत्र का योगदान। तो कुल जो आपका रोजगार है उसमें सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो है लगभग 30%। ठीक है, मतलब जो भारत का कुल रोजगार है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, लगभग 30%। दूसरी चीज इस रिपोर्ट के अनुसार जो है पिछले 6 वर्षों की बात करना है। पिछले 6 वर्षों में 40 मिलियन नई नौकरियां यहाँ पर प्राप्त हुई है। 40 मिलियन नई नौकरियां। ठीक है, तो पिछले जो है 6 वर्षों में 40 मिलियन नई नौकरियां सेवा क्षेत्र में प्राप्त हुई है। ठीक है, और एक जो इस रिपोर्ट के अनुसार एक ध्यान में रख लेना, रोजगार लचीलापन, रोजगार लचीलापन ये कितना है भारत का जो है सेवा क्षेत्र का, तो ये 0.63। कितना? 0.63। सेकंड सर्वाधिक है ये। ठीक है, सेकंड सर्वाधिक। पहले पर कौन है? तो पहले पर जो है आपका निर्माण क्षेत्र है। क्या है? निर्माण क्षेत्र। यानी कि सेवा क्षेत्र का रोजगार लचीलापन 0.63 है। मतलब अगर जीडीपी 100 अंक बढ़ती है ना तो आपके 63 जनों को रोजगार मिलता है। इसको कहते हैं रोजगार का लचीलापन। तो रोजगार लचीलापन जो है आपका 0.63 है, जो सेकंड सर्वाधिक यानी कि दूसरा सर्वाधिक है निर्माण क्षेत्र के बाद में। ठीक, यह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से जो है नीति आयोग की रिपोर्ट से कुछ पूछ सकते हैं। फिर जो आपका आता है जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र जो है इसमें नियमित वेतन मजदूर यानी ऐसे मजदूर जिनको नियमित वेतन मिलता है, इनकी संख्या जो है कुल रोजगार की 51.5% है। जबकि कृषि क्षेत्र में, किसमें? कृषि क्षेत्र में ये मात्र 1% है। ठीक है, और बात करें अपन उद्योग क्षेत्र में, तो उद्योग जो क्षेत्र आपका इसके अंदर जो है 25.5% है। तो ये चीज़ आपको अलग से ध्यान में रखनी है। मतलब नियमित वेतन मजदूरी का मतलब एक परमानेंट टाइप से जो नौकरी है प्राइवेट टाइप से, उसमें 51.1% जो है सेवा क्षेत्र में नियमित मजदूर है। कृषि क्षेत्र में मात्र नियमित मजदूरी 1% जो है मजदूरों को मिलती है, और उद्योग क्षेत्र में 25.5% को। ठीक है, दूसरा अपना ध्यान में रखना है कि कुछ जो है आपके सेक्टर हैं जैसे सूचना एवं संचार सेवाएं। ठीक है, दूसरा जो है आपका ध्यान में रख लेना, जो भी लिखवा रहा हूं मैं, स्वास्थ्य सेवाएं। कौन सी? स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, तीसरी जो आपकी है वो है ग्रामीण शिक्षा। एक मिनट, ग्रामीण सही लिख देता हूं मैं, ग्रामीण शिक्षा। चौथी जो आपकी है वो है लोक प्रशासन। ठीक है, ये 4 सेवाओं के नाम याद रख लेना। यहाँ पर आपकी महिलाओं की आय पुरुषों से ज़्यादा है, ध्यान में रख लेना, पुरुषों से अधिक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सूचना एवं संचार सेवाएं, स्वास्थ्य, ग्रामीण शिक्षा और लोक प्रशासन में महिलाओं की आय पुरुषों से अधिक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सेवा आउटपुट की। किसकी? सेवा आउटपुट की अगर बात करें तो इनमें सबसे पहले राज्यों को मैं ध्यान में रख देता हूं आपके। 1 नंबर पर आता है कर्नाटक। ठीक है, 2 नंबर पर जो आता है महाराष्ट्र आता है। ठीक है, 3 नंबर पर आता है तमिलनाडु। 4 नंबर पर आता है आपका तेलंगाना। क्या आता है? तेलंगाना। ये सेवा आउटपुट वाले जो है आपके क्या हैं, टॉप 4 राज्य हैं, और ये कुल सेवाओं का लगभग 40% आउटपुट देते हैं। लगभग 40% सेवा आउटपुट देते हैं ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेवा आउटपुट में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना, क्रम से इनको याद में रखना है। फिर आता है आपका PMI सेवा सूचकांक।
PMI सेवा सूचकांक, ठीक है। PMI सेवा सूचकांक जो है इसको बस आप याद रख लो। देखो मैं छांट कर जो 2-3 सोर्स से लाया हूँ जो मेन चीज़ें अपनी, उनके अलावा अपन जो है कुछ नहीं देखेंगे, वरना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो अपने को सिर्फ नॉर्मली देखना है। तो वित्त वर्ष 2026 के लिए जो है ये 58.9 है। अगर ये 50 से ऊपर होता है इसको अच्छा माना जाता है। तो PMI सेवा सूचकांक कितना है आपका? 58.9। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक। क्या नाम है? परफेक्ट मॉक। इस पर जो है 49 रुपये में आपकी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है और डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, डेमो टेस्ट फ्री है। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट इससे जुड़ चुके हैं। आप जल्दी से जो है मात्र 49 रुपये में, ऐप का नाम है परफेक्ट मॉक, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप जो है प्ले स्टोर से डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। फिर चलते हैं और आगे। अब चलते हैं सेवा निर्यात पर, ठीक है। किस में चलते हैं? सेवा निर्यात। और सेवा निर्यात में स्थान अपने को पता ही है कौन सा स्थान है, स्टार्टिंग में पढ़कर आ चुके, 7वां स्थान है। सेवा निर्यात की बात करें अपन तो सबसे पहले GDP का कितना जो है योगदान है, GDP में योगदान, किसमें? GDP में योगदान किसका? सेवा निर्यात का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2025 जो है इसमें जो आपका है वो 9.7% योगदान है। और जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 2026 की प्रथम 6 माही है, प्रथम 6 माही में जो योगदान है वो है आपका 10%। दोनों चीज़ें अलग अलग है कि GDP में योगदान कितना है सेवा निर्यात का। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से 25 के बीच में 9.7% और 2026 की प्रथम 6 माही में 10% योगदान है। फिर आता है सेवा निर्यात की वृद्धि दर। क्या? वृद्धि दर। वृद्धि दर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर वृद्धि दर की बात करें तो ये अलग मिलेगी आपको, और ये है 14%, ठीक है। और बात करें अपन फाइनेंशियल ईयर 2026 की प्रथम 6 माही की, प्रथम 6 माही की अगर बात करें तो ये वृद्धि दर जो है आपकी ये 8.7% मिलेगी। तो दोनों चीज़ याद रखो, GDP में योगदान जो है दोनों अलग अलग है। 23 से 25 में 9.7% और फाइनेंशियल ईयर 2026 की प्रथम 6 माही में 10%। वृद्धि दर की बात करें तो 14% 23 से 25 और 2026 की प्रथम 6 माही में जो है 8.7%, ठीक। अब चलते हैं कुछ प्रमुख जो व्यापार समझौते हैं उनकी तरफ। प्रमुख व्यापार समझौते यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बनेंगे क्योंकि 2025 के कुछ समझौते हैं। सबसे पहला जो है वो है भारत यूके CETA क्या हो गया? समग्र आर्थिक व्यापार समझौता, ठीक है। भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में। सबसे पहले इसकी बात करें कि ये हुआ कब, तो ये हुआ आपका जुलाई 2025 में, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान में रख लेना सबसे पहले कि यहाँ से जो 99% भारतीय जो निर्यात है वो बिना शुल्क के होगा, बिना शुल्क के। मतलब भारतीय जो निर्यात है जो यूके में होता है वो 99% बिना शुल्क के होगा। एक तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा इसमें ध्यान में रखना है, इसमें 12 प्रमुख सेवाएं, एक मिनट, इसमें 12 प्रमुख सेवाएं शामिल है, 12 प्रमुख सेवाएं, ठीक है। और 12 प्रमुख सेवाएं और उनमें 137 उपक्षेत्र शामिल है, ये आपको ध्यान में रखना है। बस कितने? 12 प्रमुख सेवाएं और 137 क्या है? उपक्षेत्र शामिल है, जो मतलब भारत से कहाँ जाएंगे? यूके में बिना किसी शुल्क के। याद अच्छे से रख लेना आप इसको। फिर आपका एक और सेटा आता है या सेपा जो है, इसको दूसरा जो है वो है भारत ओमान सेटा, ठीक है। भारत और ओमान के बीच जो आपका आर्थिक व्यापार समझौता हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसमें देखो सबसे पहले ये कब हुआ, तो ये दिसंबर 2025 में हुआ। कब हुआ? दिसंबर 2025 में। ये अलग चीज़ है। इसमें कितने? 127 उपक्षेत्र शामिल हैं, 127 उपक्षेत्र शामिल हैं। और यहाँ पर जो है ध्यान में रख लेना, ये 100% जो है 100% जो भारतीय निर्यात है बिना शुल्क के होगा, बिना शुल्क के। मतलब
जो आपका यूके के साथ तो 99% जो वस्तुएं वो बिना शुल्क के हैं, 1% हो सकता है कुछ नहीं हो। बाकी जो आपका ओमान है उसके साथ सारी की सारी वस्तुएं क्या होगी, बिना किसी जो है क्या होगी, बिना किसी शुल्क के होगी। ठीक, फिर बात करें ओमान से एक और बात कि जो ओमान की कंपनियां हैं, ओमान कंपनियां जो है, ओमान जो कंपनियां हैं उनमें भारतीय कंपनियों को 100% एफडीआई की अनुमति भी मिली है इसके अकॉर्डिंग या इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। भारत यूके में जुलाई 25 में हुआ, 99% भारतीय निर्यात जो बिना शुल्क होगा। 12 प्रमुख सेवाएं और 137 उपक्षेत्र इसमें शामिल किए गए। भारत ओमान जो आपका समझौता है उसमें दिसंबर 2025 में हुआ, इसमें 127 उपक्षेत्र और इसमें 100% भारतीय निर्यात बिना शुल्क किया होगा। और जो ओमान की कंपनियां उनमें भारतीय कंपनियों को 100% एफडीआई की भी अनुमति दी गई। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब आपका आ रहा है भारत यूरोप मुक्त व्यापार संघ। ठीक है, भारत यूरोप मुक्त व्यापार संघ जिसको EFTA कहते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है आपका व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है। आर्थिक साझेदारी समझौता, ठीक है, जिसको अपन TAPA कहते हैं। ठीक, तो भारत यूरोप जो आपका मुक्त व्यापार संघ है उसके अंतर्गत भारतीय जो व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है, इसमें जो है प्रथम 10 वर्ष में आपका 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्लस अगले 5 वर्ष वापस 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि टोटल आपका 15 वर्ष में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है बढ़ाना, एफडीआई बढ़ाना जो है इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। ध्यान में रख लेना, भारत यूरोप मुक्त व्यापार संघ जो है जिसको EFTA कहते हैं उसके अंतर्गत व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है, जिसमें प्रथम 10 वर्ष में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अगले 5 वर्ष में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि टोटल 15 वर्ष में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई बढ़ाने का जो है क्या किया गया है, प्रत्यक्ष जो आपका विदेश निवेश बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अपन चलते हैं कुछ अलग अलग क्षेत्र में, और सबसे पहला नाम आता है आपका पर्यटन क्षेत्र का। किसका आता है? पर्यटन क्षेत्र का। मेन चीजें देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे अपन। सबसे पहले जो है जीडीपी में योगदान। तो पर्यटन क्षेत्र का 2023-24 में जो है जीडीपी में योगदान जो है वो 5.23% था। ठीक, फिर बात करते हैं जो पर्यटन क्षेत्र है ये 84.6 मिलियन रोजगार पैदा करता है। जो कुल रोजगार का जो ये सेवा क्षेत्र में आ जाता है पर्यटन, कुल रोजगार का 13.5% है। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र की बात हो रही है। 84.6 मिलियन रोजगार यानी कि 8.46 यानी 8 करोड़ 46 लाख जो है क्या करता है ये रोजगार। ठीक, अब थोड़ा पर्यटन की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं घरेलू पर्यटन की। घरेलू पर्यटन जो अगर बात करें अपन 2025 में जनवरी से सितंबर तक तो इनकी संख्या जो है 3.3 बिलियन रही है। 3.3 बिलियन रही है। बात करें विदेशी पर्यटन की, किसकी बात करें? विदेशी पर्यटन की अगर बात करें, विदेशी पर्यटन 2025 में अगर बात करें जनवरी से लेकर अक्टूबर तक तो इनकी संख्या 7 मिलियन रही है। 7 मिलियन। ठीक है, यानी कि जो स्वदेशी है 3 बिलियन यानी कि 30 करोड़। ठीक है, 1 बिलियन में 10 करोड़ होते हैं और 7 मिलियन यानी 70 लाख। तो ये आपका पर्यटन क्षेत्र है, इसको अच्छे से आप देख सकते हो। ठीक है, और अब एक पर्यटन के अंतर्गत जो है आपकी औसत होटल ऑक्यूपेंसी, यानी होटल में जो है औसत कितने जो है ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो कितनी रही है अप्रैल से नवंबर, आपकी अप्रैल से नवंबर तक। ठीक है,
जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर अपन बात करें तो ये आपकी 62.8 रही है। कितनी रही है? 62.8। तो पर्यटन क्षेत्र को पूरा है, आप देख सकते हो, देखो इस हिसाब से, ठीक है, कितना क्या रहा है वो पूरा आपके सामने है। फिर आपका आता है कौन सा, पेज बढ़ा देता हूं मैं, फिर आपका आता है सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी सेवाएं, और आईटी सेवाएं ये आती है, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटी सेवाएं। सबसे पहले हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 की, तो ये जो है 283 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है क्या रही, सेवाएं रही, राजस्व रहा, यानी इतनी कमाई रही अपनी, ठीक है। और सालाना वृद्धि की बात करें तो सालाना जो वृद्धि है, सालाना वृद्धि दर जो है आपकी वो 5.1% रही है, ठीक। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं आईटी के अंतर्गत डेटा सेंटर्स की। किसकी बात करते हैं? डेटा सेंटर्स, डेटा सेंटर्स। तो डेटा सेंटर्स की अगर अपन बात करें तो इसमें जो है एक लक्ष्य रखा गया, ये पूछ सकते हैं 2030 तक 8 गीगावाट डाटा सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य, डेटा सेंटर क्षमता का लक्ष्य रखा गया, सेंटर क्षमता जो है इसका लक्ष्य रखा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। कब तक? 2030 तक, ठीक है। दूसरी बात ध्यान में रखना है, भारत जो है आपका, एक मिनट, प्रौद्योगिकी, भारत जो आपका प्रौद्योगिकी जो स्टार्टअप्स हैं, भारत प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इकोसिस्टम, प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है ये जो है दुनिया का तीसरा बड़ा जो है भारत का है, तीसरा बड़ा सिस्टम जो है किसका है? भारत का। तो ये ध्यान में रख लेना, प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है भारत का, ठीक है। अब जो है ध्यान में रखना अपने को एक चीज और, वो है सर्वाधिक जेनरेटिक एआई स्टार्टअप्स, ये कहाँ पर है? ठीक, नंबर 1 कर्नाटक, कर्नाटक हर चीज़ में आगे है भारत में, बेंगलोर के कारण। 2 नंबर पर है महाराष्ट्र, 3 नंबर पर आपका दिल्ली, और 4 नंबर पर आपका तेलंगाना। ये आपके क्या हैं? सर्वाधिक जेनेटिक एआई स्टार्टअप्स वाले राज्य हैं, तो इनको भी क्रम से याद रखना है। फिर बात करें साइबर सुरक्षा की। किसकी बात करते हैं? साइबर सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा की अगर अपन बात करें तो साइबर सुरक्षा में जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जो है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, इसमें जो है भारत जो है वो Tier 1 में है, यानी कि सबसे जो है सुरक्षित में से एक है, Tier 1 रैंकिंग है इसमें, ठीक है। और भारत का जो स्कोर है आपका, और भारत का स्कोर है वो है 98.49, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा में भारत 1 नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। फिर चलते हैं और आगे। अब बात आती है अपनी परिवहन सेवाओं की। किसकी आती है? परिवहन सेवाएं, ठीक। सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपका जीवीए है उसमें योगदान की बात करें तो जीवीए में योगदान जो है आपका वो 4.5% है परिवहन का, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो काम की चीज़ें हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में, ठीक है, 25 में कुल हवाई यात्री ट्रैफिक कितना था? 94% बढ़कर कितना? 94 नहीं, 9.1, एक मिनट, ये आपका 9.4% बढ़कर कहाँ पहुँच चुका है? तो ध्यान में रख लेना 411.8 मिलियन यात्री, यानी कि इतने यात्री जो है सालाना आपके क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। कहाँ से? हवाई जहाज से, ठीक। फिर अपन बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में, जिसमें अप्रैल से दिसंबर की बात करेंगे, अप्रैल से दिसंबर की, ठीक है। इसमें जो है माल लोडिंग में जो है ना, माल लोडिंग में 33% की वृद्धि हुई है, 3.3% की वृद्धि हुई है, ठीक है।
इसमें नंबर 1 पर जो है वृद्धि हुई है वो है कोयला, सर्वाधिक माल लोडिंग में कोयला चलता है। 2 नंबर पर लोहा अयस्क चलता है, ठीक है। 3 नंबर पर जो है सीमेंट चलती है, ये ध्यान रखना है। मैं आपके लिए जो है 2 सोर्स है ना, उनसे जो है मेन डेटा निकाल के लाया हूँ, क्योंकि हमेशा एक से अधिक सोर्स से पढ़ना चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। परिवहन में जीवीए में योगदान 4.5% है। फाइनेंशियल 2025 में कुल हवाई यात्रा ट्रैफिक में 9.4% बढ़कर जो है ये 411.8 मिलियन यात्री हो चुका है। अगर बात करें माल लोडिंग की तो इसमें 3.3% की वृद्धि हुई है, और सब सर्वाधिक कोयला होता है, फिर लोहा अयस्क और फिर सीमेंट माल लोडिंग में, ठीक। फिर चलता है आपका दूर संचार। क्या? दूर संचार। दूर संचार की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें जीवीए में योगदान की, तो जीवीए में योगदान, जीवीए में इसका योगदान आपका 1.2% है, ठीक है। फिर बात करते हैं अभी तक जो है दूर संचार में कुल टेलीफोन संपर्क कितने हैं भारत के, तो कुल टेलीफोन संपर्क जो है 2025 नवंबर तक, ठीक है, ये आपका 1.2 बिलियन है, ठीक। फिर है टेली सेवा घनत्व है, टेली सेवा घनत्व कितना है भारत का, तो टेली सेवा घनत्व है 86.8%। कितना है? 86.8%। फिर बात करें इंटरनेट सदस्यता की, इंटरनेट सदस्यता की अगर अपन बात करें, ठीक है, सबसे पहले ये सितंबर 2025 तक की बताऊंगा मैं आपको। तो इंटरनेट सदस्यता जो है 101.8 करोड़ है। कितनी है? 101.8 करोड़, यह ध्यान में आपको रखना है। फिर है औसत मासिक डेटा खपत, औसत मासिक डेटा खपत। तो औसत मासिक डेटा खपत जो आपकी 2014 में ये जो है कितनी थी, 2025 में जो है कितनी है, 2025 में है ये 25 GB, यानी एक सदस्य एक महीने का 25 GB डेटा उड़ाता है औसत, ठीक। फिर बात करते हैं अपन डेटा दर की, डेटा दर 2014 में जो डेटा दर थी आपकी वो कितनी थी, 300 रुपये प्रति GB, 1 GB का, और ये 2025 में कितनी हो गई, 8.3 रुपये प्रति GB। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूर संचार का जीवीए में योगदान 1.2, कुल टेलीफोन संपर्क 1.2 बिलियन, टेली सेवा घनत्व 86.8, इंटरनेट सदस्यता जो आपकी वो कितनी है, तो इंटरनेट सदस्यता है सितंबर 2025 तक 121.8 करोड़। औसत मासिक डेटा खपत 2025 में 25 GB प्रति महीना प्रति सदस्य। डेटा दर 2014 में 300 रुपये प्रति GB थी, जो 2025 में 8.3 रुपये प्रति GB हो चुकी है। फिर आता है आपका रियल इस्टेट की, रियल इस्टेट और जो है आवासन सेवाएं, ठीक है। रियल इस्टेट और आवासन सेवाएं की बात करें तो जीवीए में योगदान, तो जीवीए में योगदान जो है आपका वो है 7%, ठीक है। अब ध्यान में रख लेना जो होम लोन है, कौन सा लोन, होम लोन जो है इसका सबसे मेन जो है ध्यान रखना अपने को, ये जो जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत है, तो जीडीपी का 11% है होम लोन, जीडीपी का 11%। फिर जो आपकी आती है वह अंतरिक्ष व महासागरीय सेवाएं, अंतरिक्ष व महासागरीय सेवाएं, ठीक। सबसे पहले मैं बता दूं, इनमें जो याद रखना वही चीज़ याद रखनी है अपने को, ज़्यादा नहीं देखना है। वैश्विक अंतरिक्ष बाजार जो है ना, वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का 2% है भारत, कितना, 2%। और अगर वैसे पैसों में बात करें तो 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक। इसके अलावा अगर अपन बात करें 2015 से 2024 के बीच ये एक इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ मैं इसको। 2015 से 2024 के बीच जो है आपके भारत ने 34 देशों के 393 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया है, विदेशी उपग्रह यानी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 393 34 देश होंगे, ठीक। इसके अलावा जो है इनसे जो आय आई है वो
आय का स्रोत देखो 142 मिलियन डॉलर विदेशी आय और 272 मिलियन यूरो ऊपर वाली डॉलर है। ये क्या हुई है, इनसे आय प्राप्त हुई है उपग्रह छोड़ने से। 34 देशों के 393 उपग्रह लॉन्च किए हैं, ये ध्यान रखना है। अब एक शब्द जो सबसे ज़्यादा पूछ सकते हैं आपको, ऑरेंज इकोनॉमी, ये एक नया शब्द है ऑरेंज इकोनॉमी। यहाँ से कोई बात पूछ ले तो पूछ ले। वैसे ऑरेंज इकोनॉमी में क्या होता है, ऑरेंज इकोनॉमी में ज्ञान, विचार, संस्कृति, कलात्मक अभिव्यक्ति, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कलात्मक अभिव्यक्ति और बौद्धिक संपदा का आदान प्रदान होता है। बौद्धिक संपदा का आदान प्रदान, ठीक है, न कि भौतिक वस्तुओं का, यानी भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान जो है ना, उसको बौद्धिक, जो ऑरेंज इकोनॉमी में क्या होता है, ज्ञान, विचार, संस्कृति, कलात्मक अभिव्यक्ति और बौद्धिक संपदा का आदान प्रदान होता है, न कि भौतिक वस्तुओं का। कोई भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता, उसको ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। तो ये आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने थे वो मैंने आपको करवा दिया। आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।